हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय से। यहाँ पर आज आपका जो अध्याय 6वां है, यहाँ पर हम काम, आराम और जीवन, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, बात कर लेते हैं हम आज के चैप्टर की, यानी काम, आराम और जीवन और समकालीन विश्व में शहर। देखिए, आपने इससे पहले जो है पूर्ववर्ती चैप्टर जो पढ़ा था, आपने औद्योगिकरण का युग पढ़ा था और आपने देखा है औद्योगिकरण के युग के आने के बाद हमारा समाज, हमारा जीवन और साथ ही साथ जो सामाजिक संबंध हैं उनमें बिल्कुल बदलाव हो गया है। तो उन सभी बदलावों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, यानी हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से बदला है, हमारा समाज का जो कल्चर है उसमें कैसे क्या परिवर्तन आया है, या फिर हमारा जो पहले ग्रामीण परिवेश था या फिर अब शहरी जो परिवेश है उन दोनों में क्या विभेद है। तो वो सब बातें हम इस अध्याय में देखेंगे। यानी औद्योगिकरण के जो परिणाम हुए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया गया है और ये एग्जाम्पल यहाँ पर ये भारत के संदर्भ में दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था। इसका टाइटल था देवगानेर मर्त्य आगमन, यानी कि यहाँ पर धरती पर देवता उतरे हैं, ऐसे करके दुर्गाचरण राय ने यहाँ पर एक अपना उपन्यास लिखा है। उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ पे पृष्ठभूमि दिखाई है यहाँ पर कि भाई हमारे जो देवी देवता हैं, तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कुछ देवी देवताओं को लेकर धरती पर उतरते हैं। तो धरती पर उतरते कहाँ पर हैं? ये उतरते हैं उस समय कलकत्ता में, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर वर्षा के देवता जो वरुण हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको पूरे कलकत्ता नगर की सैर करवानी है। तो ये लोग क्या करते हैं, रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रेलगाड़ी जो है गंगा नदी के ऊपर चल रही होती है, तो रेलगाड़ी से ये विशाल जहाज़ों को देखते हैं, कारखानों की धुओं की चिमनी देखते हैं, बहुत बड़े बड़े पुल देखते हैं, विशाल स्मारक देखते हैं, इन तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं। यानी महानगर की चकाचौंध देखकर ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई ये स्वर्ग से भी सुंदर है। इन्हें लगने लगता है यार ये तो हम यहाँ रहते हैं उससे भी सुंदर स्वर्ग है यहाँ पर। लेकिन ये इसका कुछ और भी परिणाम देखते हैं। ये देखते हैं कि कलकत्ता में जो है यहाँ पर ठग और चोरों का जो है बोलबाला है, गरीबी भयंकर है, तमाम लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। एक दुकान पर ब्रह्मा जी जो है ऐनक यानी चश्मा खरीदने जाते हैं तो वहाँ ठग जाते हैं। और यहाँ पर जब भी जूते खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो यहाँ पर जूते खरीदने वाली दुकान पर ये देखते हैं कि एक दूसरे के दुकानदार जो हैं वो एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो दुकानदार खराब है, आप हमारे पास आना था, वो सही है, ये गलत है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी समाज एकदम से बिल्कुल बदल गया है। तो ये एक तरफ तो ये देखते हैं कि एक तरफ तो शहरी चकाचौंध है एकदम, यानी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो काफ़ी बड़े लोगों के जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसी खाई बनी हुई है जहाँ पर आप देखेंगे ये चोर, लुटेरे, असंख्य गरीब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस तरह की जो खाई देखकर बड़ा परेशान है, इस तरह का जो समाज में विभेद देखकर बड़ा परेशान है। तो यहाँ पर दुर्गाचरण राय ने वास्तव में हमारे वर्तमान समाज को, हमारी वर्तमान कल्चर को यहाँ पर इस उपन्यास के जरिए जो है रेखांकित करने का प्रयास किया है, यानी इसे जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और आप देख पा रहे हैं यही वास्तविकता भी है। आप किसी भी अभी अपने भारत के किसी बड़े शहर में चले जाइए तो एक ओर तो आपको लंबी चौड़ी इमारतें देखने को मिल जाएंगी, चकाचौंध लाइफ स्टाइल देखने को मिल जाएगी, लेकिन दूसरी ओर गंदगी, तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ और शिक्षा की व्यवस्था बेटर ना होना, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेटर ना होना गरीब लोगों के लिए, ये सब हालात भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई एक ओर तो संपन्नता है, दूसरी ओर गरीबी का महासागर है, एक ओर अवसर है और दूसरी ओर निराशा है। तो इस तरह का यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि आपके जो आधुनिक नगर, इन आधुनिक नगरों का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। यानी कि जो आपके आधुनिक नगरों का निर्माण हुआ है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। औद्योगिकरण के उपरांत आधुनिक नगर बने हैं। तो उन नगरों का क्या हाल है, उन नगरों में किस तरह से वहाँ पर आदर्श, उस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरह से कार्यरत हैं और किस तरह का वहाँ पर समाज जो है बन चुका है, तो उसके बारे में इस उपन्यास में प्रतिबिंबित करने की कोशिश की गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन जगहों से जहाँ से आपका आधुनिक, आपका कह सकते हैं औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था, जहाँ से आधुनिक शहर बने हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। इससे पहले हम ये थोड़ा इतिहास में भी जाते हैं। इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास में शहर का जिक्र कहाँ मिलता है। तो देखिए, इतिहास में आपको शहर का जिक्र 2 जगह मिलता है। एक तो आपको मिलता है निप्पुर। एक निप्पुर ये भी प्राचीन शहर है मेसोपोटामिया सभ्यता का, और आपका मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर मोहनजोदाड़ो। तो ये जो 2 शहर थे, प्राचीन शहर, ये नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए थे और उस समय अपनी आबादियों में सबसे बड़े भी शहर थे। ये बात आप जानते भी होंगे। निप्पुर के बारे में आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यानी कि ये जो शहर हैं यहाँ पर,
ये जो दोनों शहर जो हैं आपके, ये प्राचीनतम सभ्यताओं के शहर रहे हैं आपके, यानी प्राचीन शहर रहे हैं। और प्राचीन शहर जो जो भी बसाए जाते थे, उनकी खास बात ये होती थी, वो भोजन के प्रबंध के आधार पर बसते थे। यानी नदियों के किनारे बसने का एक रीजन होता था कि हमें खेती करने के लिए पानी मिलता रहेगा, खेती के जरिए ये होगा कि हम अपनी फसलें उगा पाएंगे, और नदी वगैरह होगी तो वहाँ पर मछली वगैरह पकड़ पाएंगे, यानी हमारे भोजन का पर्याप्त इंतजाम हो जाएगा। यानी आज की तरह नहीं है, शहर जो है दूर दराज में नहीं बसते थे। सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ बात होती थी, हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी पानी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर आप इसमें पहले का सब पॉइंट लिख लेना कि प्राचीन शहर जो हैं वो भोजन के प्रबंध के आधार पर बसते थे, और शहर जो होते थे वो सभी प्रकार की गतिविधियों के केंद्र होते थे। यानी कि राजनीतिक सत्ता भी होती थी, प्रशासकीय नेटवर्क भी होता था, व्यापार उद्योग भी चलता था, धार्मिक संस्थान भी होते थे, यहीं पर बौद्धिक गतिविधियां जो भी होती हैं सब कुछ शहर में ही होता था, शहर से बाहर नहीं होता था, सब शहर में ही होता था। तो ये तो प्राचीन शहरों के बारे में, प्राचीन शहरों का इतिहास आप पहले भी देख चुके हैं। यानी आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ लिया है वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम वर्तमान जो आधुनिक शहर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हेडिंग तो आपने डाल दी होगी शहर की विशेषताएं, तो इसमें आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा, पहले का सब पॉइंट भी लिख लिया होगा। अब आधुनिक शहर कैसे बने हैं, आधुनिक शहर कैसे बड़े होते गए हैं, तो उन सब के बारे में जानेंगे। यानी आधुनिक विश्व में जो शहरीकरण चला है, शहरीकरण का मतलब होता है किसी कस्बे को या किसी छोटे से इलाके को बड़े शहर में तब्दील हो जाने को हम शहरीकरण कहते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो आधुनिक शहरीकरण का हमें सबसे पहले नमूना कहाँ से मिलेगा, इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। यानी हमारे यहाँ आधुनिक शहरीकरण जो आया है वो इंग्लैंड से ही निकल कर आया है। तो आपका इसी में ही आपकी सब हेडिंग में सब हेडिंग पड़ेगी, इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जो आपकी औद्योगिक क्रांति है वो आपकी 18वीं सदी के मध्य में हो गई है, यानी 1750 के लगभग आपकी औद्योगिक क्रांति हो गई है। तो उसके बाद किस तरह से हमारे समाज में, शहरों की बनावट में और वहाँ के जो कल्चर में कैसे परिवर्तन आया है वो हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है पहले पॉइंट में कि भाई 1850 के दशक के बाद की स्थिति भी देख लें तो भी जो शहर थे उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था। यानी शहर एक तरह से ग्रामीण शहरी लगते थे, यानी शहर तो नाम मात्र के हो गए थे। यानी हमारे 1750 के बाद इन शहरों में जो है आप देखेंगे भारी भरकम उद्योग लग गए, सब कुछ लग गया है, लेकिन फिर भी वो शहर जो आज जैसे शहर होते हैं आधुनिक वाले, उस तरह के शहर नहीं लगते थे। पूरा बिल्कुल देहात टाइप, यानी ग्रामीण परिवेश टाइप ही शहर लगते थे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहीं लिख लेना कि 1850 के दशक तक भी ज़्यादातर पश्चिमी शहर, यानी दशक तक भी ज़्यादातर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। ऐसा क्यों है? ऐसा होने का रीजन ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जितने भी उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे, उन उद्योग धंधों में काम करने वाले जितने भी लोग आए थे वो ग्रामीण परिवेश से निकल कर आए थे, यानी रूरल एरिया से आकर काम करने के लिए शहर में आए थे। तो इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पर हालात जो थे बिल्कुल ग्रामीण हालात ही थे, कोई शहरी हालात नहीं मालूम पड़ रहे थे। यहाँ पर जो आपके प्रारंभिक नगर आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे, ये इंग्लैंड लीड्स और मैनचेस्टर हैं। यहाँ पर प्रारंभिक नगर बताए गए हैं जहाँ पर उद्योग धंधे स्टार्ट हुए हैं, लंदन, लीड्स, मैनचेस्टर, उसके बाद लिवरपूल वगैरह का नाम आता है। तो यहाँ लीड्स और मैनचेस्टर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये लीड्स और मैनचेस्टर हैं। यहाँ पर तो लीड्स और मैनचेस्टर ये जो प्रारंभिक औद्योगिक नगर हैं, ये आपके 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर में अगर हम देखें तो 19वीं सदी के मध्य में आते आते यानी 1851 में आते आते मैनचेस्टर में लगभग 3/4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इन शहरों में वास्तविक जो शहरी जनसंख्या है वो तो बहुत कम है। मोस्टली जो जनसंख्या का तबका जो कहाँ से आ रहा है वो रूरल एरिया से आ रहा है, यानी ग्रामीण परिवेश से आ रहा है। ग्रामीण परिवेश से आने का आपको रीजन पता ही होगा, आप पूर्ववर्ती अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण में पूरा जो है वहाँ पर खेती खत्म हो गई थी। यहाँ पर इनकी व्यवस्था की वजह से लोग खेती करने से कतरा रहे थे और कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार थे, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। तो ऐसे में जब औद्योगिकरण हुआ है तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि क्यों ना हम शहर में चलते हैं और शहर में चलकर 2 वक्त की रोटी कमाएंगे। तो लोग जो है बिना प्लानिंग के शहर में आ गए हैं और वो बिना प्लानिंग के आने की वजह से उनके आवास का संकट, रहने खाने, हर चीज़ का संकट वहाँ क्रिएट हो गया है। तो ये हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले के आपने दोनों सब पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। ये आपका पहला सब पॉइंट था पहले का, ये सेकंड सब पॉइंट था। देखिए आप लोग प्रॉपर वे में लिखते जाना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी लीड्स और मैनचेस्टर शहरों की। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंग्लैंड भी इनका एक पुराना शहर है, जो है इंग्लैंड का, हाँ इंग्लैंड का लंदन भी एक यहाँ पर पुराना शहर है। तो लंदन के बारे में बताया गया है कि लंदन का क्या हाल था 1750 के दशक में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंदन के बारे में कि लंदन की अगर हम बात करें तो 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स, यानी इंग्लैंड आपको पता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तीनों को मिलाकर बनता है ये बात आपको पता है। ब्रिटेन यानी कि ये बनता है आपका।
तो यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स हम ऐसे मान सकते हैं स्टेट हैं, तो इन स्टेट का हर आदमी जो है, यानी हर 9 में से एक आदमी जो था वो लंदन में रहता था। ये हाल था लंदन का, ये लंदन के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, और तब इसकी आबादी जो थी वो लगभग 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी 1750 तक। लेकिन 1810 से लेकर 1880 के बीच हम यहाँ ये देखेंगे कि 1810 से लेकर 80 के बीच 70 सालों में इसकी आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुनी हो चुकी थी। यानी इतनी तेजी से लंदन आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट यहाँ किस तरह से हुआ है, वो आपके सामने है। तो ये तो लंदन का हाल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंदन में जो है किस तरह के उद्योग चल रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर लंदन में जो है गोदी का मतलब होता है माल ढुलाई वगैरह, यानी जो आपके जहाज वगैरह होते हैं उनसे माल उतारना, माल चढ़ाना, वो गोदी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर लंदन में जो माल उतार चढ़ाव के अलावा और भी 5 तरह के बड़े उद्योग हुआ करते थे। ये 5 तरह के बड़े उद्योग कौन कौन से थे? एक परिधान और जूता उद्योग था, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग था, इसमें धातु व इंजीनियरिंग उद्योग था, छपाई और स्टेशनरी उद्योग था, और शल्य चिकित्सा और कीमती धातुओं की चीजें बनाने वाले उद्योग थे। तो ऐसे करके 5 तरह के उद्योग भी यहाँ पर लंदन में फल फूल रहे थे। यानी गोदी के अलावा, यानी कि जो जहाजों के से सामान उतारने और चढ़ाने के अलावा ये 5 तरह के उद्योग और भी यहाँ पर फल फूल रहे थे। तो आप सेकंड का यहाँ पर ये सेकंड सब पॉइंट करके यहाँ पर ये लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर लंदन में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है। आपका जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है तो पहले विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर मोटर कार और बिजली के उपकरण भी यहाँ पर उत्पादन होने लगा है इनका। यानी उससे पहले यहाँ पर मोटर कार और बिजली के उपकरण नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ पर पहले विश्व युद्ध के दौरान मोटर कार और बिजली के उपकरण भी यहाँ पर बनने लगे हैं। तो आपने यहाँ पर ये भी देख लिया यहाँ पर, यानी ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हाशिए के समूह, यानी ऐसे समूह जो कि मुख्य धारा में ना होकर समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हट गए हैं, उन्हें हाशिए के समूह हम कहते हैं। तो हाशिए के समूह यहाँ पर कैसे आए हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए आप लोग ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि शहरों में रोजगार तो थे, लेकिन रोजगार सभी को नहीं मिल पाते थे। खास करके रोजगार उन्हें मिलते थे जिनका कोई रिलेटिव वगैरह जो है किसी फैक्ट्री में लगा होता था, तो वो उनकी जुगाड़ लगा देता था तो रोजगार मिल जाता था। वरना ये होता था कि लोगों को काफ़ी दिन तक, लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 से 2 महीने तक वेट करना पड़ता था। और तमाम बार ये भी होता था कि कुछ रोजगार ऐसे भी थे, कुछ उद्योग ऐसे भी थे जो कि सीजनल होते थे, यानी मौसमी उद्योग होते थे। यानी कुछ महीनों तक उनमें काम हो रहा है, बाद बाकी महीनों में उनमें काम नहीं होगा। तो ऐसे में उनके जो वर्कर होते थे उन्हें खाली बैठना पड़ता था। तो खाली बैठने वाले अब क्या करेंगे? खाएंगे तो है ही है, खाना तो दोनों वक्त ही है, सुबह भी खाएंगे शाम को भी खाएंगे। तो उस खाने के लिए कहीं से रोज कुछ तो चाहिए, पैसा चाहिए। तो ऐसे में ये लोग क्या कर गए? ये अपराधी बन गए। यानी जब इन्हें रोजगार नहीं मिला, पैसे नहीं रहे और इन्हें अपना गुजारा भी चलाना है, तो ऐसे में ये लोग जो है अपराध में संलिप्त हो गए हैं। तो इसलिए इन्हें जो है हाशिए के समूह में रख दिया गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे हाशिए के समूह का मतलब यहाँ पर क्या रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1870 के दशक तक यहाँ पर हम देखेंगे कि लंदन में कम से कम 20,000 लोग अपराधी रहते हैं। यहाँ हेडिंग आप डाल लेना, हाशिए के समूह आपकी शहर की विशेषताओं में सब हेडिंग, आपकी अगली सब हेडिंग है हाशिए के समूह। तो इसमें आप देखेंगे कि 1870 के दशक तक यहाँ पर लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते हैं। अब देखिए इन अपराधियों की वजह से पुलिस जो थी वो कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी। परोपकारी समाज, जो कि समाज का भला सोचने वाले थे, समाज की उन्नति सोचने वाले थे, वो इस बात को लेकर टेंशन में थे कि भाई नैतिकता का पतन हो रहा है। उद्योगपति ये चाह रहे थे कि भाई अनुशासित मजदूर मिलें ताकि उनका काम अच्छे से हो। तो इस तरह से लोगों की टेंशन बनी हुई थी। जो हाशिए पर जो समूह ढकेल दिए गए हैं उनसे उनकी एक टेंशन क्रिएट हो गई है। अब जहाँ पर एक व्यक्ति हुए 19वीं सदी में जिनका नाम है हेनरी मेह्यू, इन्होंने लंदन के मजदूरों पर कई सारी किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक जो किताब लिखी है, यानी हेनरी मेह्यू ने, इन्होंने ये बताया है, इन्होंने एक लंबी सूची बनाई है कि अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की एक लंबी सूची तैयार की है अपनी किताबों के जरिए इन्होंने। तो आप यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट लिख लेना। यानी इन्होंने बताया है, इन्होंने दर्शाया है कि लोग किस तरह से वहाँ पर छतों का शीशा चुरा ले रहे हैं, दुकानों से खाने की चीज़ें उठा के ले भाग रहे हैं, कोयले के ढेर चुरा ले जा रहे हैं, सूखे कपड़े उठा ले जा रहे हैं। यानी इस तरह के अपराध वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी लंदन की सड़कों पर जेब कतरों, जालसाजों और छोटे मोटे चोरों की वहाँ पर भरमार रहती थी उस समय। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है प्रशासन ने वहाँ पर कदम नहीं उठाए हैं, प्रशासन ने भी कदम उठाए हैं। यहाँ पर जनता को अनुशासित करने के लिए यहाँ पर शासन ने अपराधों के लिए भारी भरकम सजाएं तय कर दी हैं। और जो लायक गरीब थे, लायक गरीब का मतलब क्या है कि भाई पहले कहीं अपने रोजगार में संलिप्त थे, लेकिन अभी सीजनल रोजगार होने की वजह से रोजगार छिन गया है, तो उन्हें जॉब प्रोवाइड करवाया है ताकि वो लोग ऐसे अपराध से दूर हट जाएं और मुख्य धारा में आ जाएं। यानी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने प्रयास नहीं किया है, गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया है।
आगे देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर एक समाज में एक चीज़ और देखने को मिलेगी यहाँ पर कि आपके 18वीं सदी के स्टार्टिंग में 18वीं और 19वीं सदी के यानी 18वीं सदी के से जब स्टार्ट हुआ है आपका औद्योगिकरण और 19वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ पर कारखानों में औरतें काम करते हुए मिलेंगी। ये आपने सुना है और देख भी रहे हैं, लेकिन ये औरतें अचानक से गायब हो गई हैं कारखानों से। अचानक से गायब होने का रीज़न क्या है, अब वो भी मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। देखिए आपने लास्ट चैप्टर में एक शब्द सुना था जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होने की वजह से यहाँ पर आपने ये देखा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होने की वजह से जो कपड़े वाली तकलियाँ होती थी उन तकलियों को केवल एक मशीन के जरिए ही 20 से 25 तकलियों को एक साथ घुमाया जा सकता था। पहले क्या होता था, पहले हाथ से वो तकलियाँ एक एक औरत घुमाती थी। अब स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से क्या था कि एक व्यक्ति पहिए वाली मशीन घुमाता जा रहा है, उसी से जो कपड़े वाली तकलियाँ हैं वो 25-30 तकलियाँ एक लाइन में अपने आप घूमती जाती हैं। तो तमाम जगह उसका विरोध भी हुआ था, महिलाओं ने मशीनों के साथ तोड़फोड़ भी की थी। तो वो यही है, यहाँ पर जब तकनीकी में सुधार हुआ है, तकनीकी में सुधार से मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो एक मशीन है वो 10 लेडीज के बराबर काम कर रही है, तो आदमी कंपनी वाले 10 लेडीज को क्यों रखेंगे, वो तो एक मशीन ले लेंगे। एक मशीन यानी वहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है 10 के बराबर, तो 10 लेडीज रख के हम करेंगे क्या। तो ऐसे देखेंगे यहाँ से कंपनियों से औरतों की नौकरी छिन गई है। ये स्पिनिंग जेनी के आने की वजह से कंपनियों से जो है औरतों की नौकरी छिन गई है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। अब जब औरतों की नौकरी वहाँ से छिन गई है तो उन्हें क्या करना पड़ा है। अब भाई कंपनी में पहले तो कंपनी में काम कर रही, अब कंपनी में तो औरतों की जरूरत कम हो गई, तो मजबूरी में औरतों ने क्या किया है, घरेलू नौकरी का काम कर लिया है, यानी घर में झाड़ू पोंछा लगाना, कुक का काम करना, खाना पकाना, ये सब काम करने लगी हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें भी काम करती थीं। इसी में सब पॉइंट, तकनीकी में सुधार के कारण उनकी नौकरियां छिनने लगीं और वे घरेलू कामों में सिमट कर रह गईं। तकनीकी में सुधार के कारण उनकी नौकरियां छिनने लगीं और वे घरेलू कामों में सिमट कर रह गईं। अगर हम यहाँ पर 1861 की जनगणना देखें तो 1861 की जनगणना से हमें पता चलता है कि लंदन में लगभग उस समय 2.5 लाख नौकर थे और इनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये इसी बात का गवाह है कि औरतें जो है, जो आपका नया मशीन आई है स्पिनिंग जेनी के नाम से, तो स्पिनिंग जेनी की वजह से जो रोजगार खत्म हो गया है, तो रोजगार खत्म होने की वजह से वो लोग औरतें क्या करने लगी हैं, अब किसी ना किसी के घर में जाकर झाड़ू पोंछा या कुक का काम करने लगी हैं, यानी खाना पकाने का काम करने लगी हैं। कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने क्या है अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए, जिनका निजी का किसी का घर था तो अपने घर को किराए पर उठा दिया है, या फिर सिलाई बुनाई का काम करने लगी हैं, कपड़ा धोने का काम करने लगी हैं। ये सब यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब औरतों की कारखानों में एंट्री फिर से दोबारा कभी हुई है। औरतों की दोबारा जो कारखानों में एंट्री हुई है वो हुई है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला है। उस विश्व युद्ध के दौरान औरतों ने फिर से जो है कारखानों में मोर्चा संभाल लिया है। क्यों? इसका रीजन ये था कि जितने भी पुरुष थे, जितने भी मेल थे, वो तो सब युद्ध में अग्रिम मोर्चे में चले गए थे। तो ऐसे में उन्हें सप्लाई तो करनी थी, हथियारों की सप्लाई करनी थी, कपड़ों की सप्लाई करनी थी, दवाइयों की सप्लाई करनी थी। तो ऐसे में फिर से औरतों ने जो आकर जो है यहाँ पर फैक्ट्रियों को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर वही हम यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट इसमें लिखेंगे, अब आप चौथे का अगला सब पॉइंट कि 20वीं सदी में जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगीं। ये आप यहाँ पर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने देख ही लिया, औरतों का हाल देख लिया। अब बच्चों का क्या हाल था। देखिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी होते थे जिनके बच्चे उन्हें लगता था 8-9 साल के हो गए हैं, किसी फैक्ट्री में भेज देंगे तो उनसे भी कुछ पैसा आएगा, घर में रहेंगे तो बिल्कुल खाली रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो एक बोझ ही बनकर रहेंगे। तो काम के लालच में, पैसे के लालच में ये लोग भी अपने बच्चों को जो है काम पर भेज देते थे। तो यहाँ पर वही बताया गया है 5वें पॉइंट में कि बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप जो हैं मामूली वेतन के लिए कामों पर भेज देते थे। ठीक है, मामूली वेतन के लिए उनको जो कामों पर भेज देते थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुए हैं 1880 के दशक में, जिनका नाम है, इन्होंने किताब लिखी है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नाम की पुस्तक लिखी है। इन पादरी का नाम है एंड्रयू मीरन्स। तो इन्होंने ये बात साफ साफ जिक्र किया है कि उस समय कारखाने में मजदूरी से बेटर ये है कि आप चोर बन जाओ, अपराधी बन जाओ। इन्होंने ये बात अपनी किताब में लिखी है। ये ऐसा क्यों लिखा है? देखिए ये बात हम भी यहाँ पर अपने यहाँ प्रकाश डाल चुके हैं अपने आगे औद्योगिकरण के बारे में, भारत के औद्योगिकरण के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा था
तब यहाँ पर कारखानों की दशाएं बेटर नहीं थी, कंडीशंस बेटर नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा घटिया कंडीशंस में यहाँ पे काम करना पड़ता था। काम के घंटे तय नहीं होते थे, लगभग 13 से 14 घंटे कारखानों में काम करना पड़ता था। प्रॉपर रूप से ना तो वहाँ पानी मिलता था, ना ही वहाँ पर कोई हेल्थ वगैरह की सिक्योरिटी मिलती थी, ऊपर से यहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ पर इस वजह से तमाम लोग क्या होते थे, दम घोंटू कारखानों में अपना दम तोड़ देते थे, वहीं पर उनकी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी या फिर कुछ लोगों को दंडित किया जाता था। तो ये सब वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये किताब यहाँ पर इन्होंने लिखी है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई अल्प वेतन वाले कारखानों में मजदूरी करने से बेटर ये है कि अपराधी बन जाओ। ठीक है, तो उन्होंने यही सब चीज़ें यहाँ पर गिनाई हैं, इसके मतलब काम ये यही सब बातें बताई हैं। तो यहाँ पर 5वें का सब पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, ये 5वें का सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नाटकीय सुधार यहाँ पर भी होने थे, यानी कि यहाँ पर भी समय आगे बढ़ता गया और 19वीं सदी के आखिर में आकर ये मांग उठने लगी कि फैक्ट्रियों के लिए कानून बने और चाइल्ड लेबर जो है प्रतिबंधित की जाए। तो यहाँ पर 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बना, यानी 1870 में यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बना, यानी प्राथमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया यहाँ पर। और दूसरी बात 1902 में यहाँ पर क्या किया गया है, फैक्ट्री लॉ लाया गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर औद्योगिक कामों से जो है बच्चों को बाहर रखने की अनुमति या व्यवस्था लागू कर दी गई है इन कानूनों के जरिए। पहली बात तो 1870 में यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वाला कानून ले आए हैं और 1902 में जो है फैक्ट्री कानून यहाँ पर लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे शहर में भी, ब्रिटेन जैसे देश में भी तो औद्योगिकरण के दौरान जो कानून वगैरह हैं वो बहुत बाद में बने हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आपने ये 5वें का सेकंड सब पॉइंट लिख लिया होगा। ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर हाशिए के समूह आपने देख लिए। अब देखते हैं आवास, कि आवासों की क्या दशा थी, यानी जो लोग अपना अपना गांव छोड़कर, अपना अपना पैतृक भूमि छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे थे, तो वो कहाँ ठहरते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे। तो आवास का एक बड़ा संकट था, यानी शहरों में आप देखेंगे यहाँ पर आवास, क्योंकि अब एकदम नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही है, तमाम लोग आते जा रहे हैं। अब उन्हें जो गांव से लोग आ रहे हैं उन्हें ये तो पता नहीं है हम कहाँ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, तो ऐसे में रहने खाने की दिक्कत तो है ही है वहाँ पर। तो क्या है कि भाई जो शहरों के बासिंदे थे उन्होंने अपने अपने जो जगह है वहाँ पर जो है असुरक्षित आवास बना दिए, जिन्हें हम टेनमेंट्स कहते हैं, काम चलाऊ अपार्टमेंट टाइप बना दिए हैं, ताकि जो नए नए आने वाले यहाँ पर कामगार हैं उनको ये रख सकें अपने यहाँ किराए पर और उनसे लाभ मिल सके उन्हें। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि जिनके पास शहरों में जमीन थी, ऐसे लोगों ने, यानी जमीन थी, ऐसे लोग ही नवागंतुकों के लिए सस्ते और सामान्य से असुरक्षित टेनमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लेना काम चलाऊ, ठीक है, टेनमेंट्स यानी ब्रैकेट में काम चलाऊ आवास बनाने लगे। यानी वो काम चलाऊ आवास वहाँ पर होते थे जहाँ पर पूरा गरीब इलाका है। यानी एक तरह से आप मान सकते हैं टेनमेंट्स कोई खास जगह नहीं थी, झुग्गी झोपड़ियों में ही एक व्यवस्था कर दी गई थी कि आपको ये पर्टिकुलर हिस्सा मिल गया है, आप यहाँ पर अपना रुक सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। उसके बदले में ये लोग पैसा कमा रहे थे। तो आपने पहला पॉइंट तो यहाँ पर देख लिया कितनी खराब यहाँ पर कंडीशंस है। अभी आप देख पा रहे हैं एक चित्र में, यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर एक सामाजिक सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पर उस समय एक सामाजिक सर्वेक्षण किया गया है 1887 में। लिवरपूल में एक जलपोत के मालिक हैं जिनका नाम है चार्ल्स बूथ। इन्होंने लंदन के पूर्वी छोर में एक अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया है। यानी इन्होंने यहाँ पर ये एक सर्वे किया है, इसमें ये देखा है कि कितने लोग यहाँ पर अनट्रेंड हैं, अल्प कुशल हैं, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पर उन्हें कारीगरी आती है। तो इन्होंने ये पाया है यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम 10 लाख लोग जो है बहुत ही गरीब हैं और ये 29 साल से कम से ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, ये 29 साल से कम उम्र के ही हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लगभग उस समय लंदन की आबादी जो उस समय की देखी जाए तो मैंने बताया 70 लाख के करीब आबादी थी, 50 या 70 लाख के करीब आबादी उस समय रहा करती थी। तो आप ये देखेंगे कि 50 लाख आबादी में 10 लाख लोग बिल्कुल यहाँ पर गरीब हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लंदन की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा यहाँ पर गरीब है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको जो मैंने अंडरलाइन किया है वही चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने अपने सुझाव वगैरह दिए हैं, कितने कमरे बनाए जाएं इतने लोगों के लिए, बताया 4 लाख कमरे बनाए जाएं, इससे क्या होगा, लोगों को आवास मिल जाएगा, इस तरह की बातें इन्होंने बताई हैं। लेकिन हाँ, बातें ही हैं, लेकिन हाँ समस्या तो बनी हुई थी यहाँ पर आवास को लेकर। अब तमाम शहर के बासिंदे ये कह रहे थे कि झोपड़पट्टियों को हटा दिया जाए, गरीबों को बाहर धकेल दिया जाए, शहर साफ हो जाएंगे।
अब कुछ लोगों को जो था वो गरीबों पर तरस भी आ रहा था कि भाई गरीब इतने ज़्यादा हमारे यहाँ हैं, तो इनको लेकर क्या किया जाए, क्योंकि ये सब लोग जानते थे कि गरीब लोग जहाँ पर रह रहे हैं, एक एक कमरों के अंदर 10-10, 8-8 लोग रह रहे हैं, तो उससे उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर गंदगी वगैरह फैल रही है, तो बीमारी वगैरह पनपने का खतरा है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई विद्रोह वगैरह भड़क गया, यानी गरीबों ने कोई संगठन बना के कोई विद्रोह कर दिया, तो स्थिति और बदतर हो जाएगी, यानी सामाजिक उथल पुथल की आशंका भी दिखाई दे रही थी लोगों को। तो यहाँ पर उसी समय घटना घटित हुई है रूस में, यानी रूस में जो मजदूरों की क्रांति हुई है, तो मजदूरों की क्रांति को देखते हुए वहाँ पर एकदम ब्रिटेन में भी इसके असर पड़ा है। ब्रिटेन की सरकार को भी लगा है कहीं ऐसा ना हो रूस की क्रांति से इंस्पायर होकर हमारे यहाँ के लोग भी कोई क्रांति ना कर दें, हमारे यहाँ के मजदूर भी कोई डिमांड ना कर दें। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने थोड़ा झुकना पड़ा है, और यहाँ पर इन्होंने गरीबों के लिए क्या है आवासीय योजना स्टार्ट कर दी है इसके बाद। तो यहाँ पर भैया 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह डर काफ़ी बढ़ गया कि लंदन के गरीब कहीं विद्रोह ना कर डालें। इस आशंका से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। ये आपका थर्ड पॉइंट है। अगली आपकी हेडिंग, आपकी जो सब हेडिंग है शहर की विशेषताओं में, लंदन की सफाई। कि अब यहाँ पर अगला जिम्मा ये है, समय बढ़ता गया है, समय बीतता गया है, अब हमारा अगला जिम्मा ये है कि लंदन में जो आपकी कह सकते हैं जो आपकी यहाँ पे लंदन में पूरा जो आपका जो है समाज जो था बिखराव वाला था, यानी कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ, कहीं जो है ऊंची ऊंची इमारतें, तो उसमें उसको कैसे बैलेंस किया जाए, साफ सफाई कैसे की जाए, यानी नगरों को कैसे हम यहाँ पर फिर से जो है क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाएं। तो यानी हर किसी की डिमांड यही थी कि बस्तियों में भीड़ कम हो, खुले स्थान हो, हरे भरे स्थान हो, ये सब बातें चल रही थी बार ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके। तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर कुछ आवासीय समस्याएं का हल निकाला गया है। तो उस समय क्या था, इसी तरह की और समस्याएं जो थी कुछ और दुनिया के कुछ और देशों में भी थी। जैसे बर्लिन में भी ये समस्या थी, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी वहाँ पर। न्यूयॉर्क में भी यही समस्या थी, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बर्लिन और न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या कर दिया था, पूरे शहर को अपार्टमेंट में बना दिया था कि इन्होंने शहरों की तर्ज पर अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बना दिए थे। जिससे क्या हुआ, जो बस्तियां थी वो बट गई, आबादी जो थी बट गई, यानी कि फलाने ब्लॉक में 50 आदमी है, इस ब्लॉक में 50 आदमी है, इस ब्लॉक में 25 आदमी है, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो जमीन वगैरह थी और जो खाली जमीन वगैरह थी वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर उस जगह को हरा भरा बनाने का प्रयास भी किया गया। तो यहाँ पर उस समय सबके मन में ये बात तो बड़े स्पष्ट तौर पर आ रही थी यहाँ पर कि भाई कि कहीं ना कहीं हमें हरे भरे पेड़ लगाने चाहिए, ये सब करना चाहिए, शहर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन वही बात है कि भाई शहर से बाहर अगर हम चले जाएं तो फिर बाहर जाके बसेंगे कहाँ, और बस भी जाएं तो उसके लिए पैसे चाहिए। यहाँ पर एक बार किल्लत ये आ गई यहाँ पर, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर मकानों की भारी किल्लत को काबू करने के लिए क्या किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लगा दिया गया था। क्या आप लोग जानते होंगे, जब रहने वाले ज़्यादा हों और मकान कम हो तो ऑब्वियस सी बात है जो मकान मालिक होते हैं औने पौने दाम पे किराए पर मकान देते हैं। तो उस स्थिति को से निपटने के लिए गवर्नमेंट को ये कदम यहाँ पे उठाना पड़ा है। तो पहले का सब पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 19वीं सदी में जो है यहाँ पर औद्योगिक शहर की घुटन में जो है लोग हरे भरे जीवन की तलाश ढूंढ रहे थे। तो उसी समय यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है यहाँ पर एक वास्तुकार है, इन्होंने योजना बनाई, अवधारणा प्रस्तुत की है कि ऐसे हरे भरे नगर बनाए जाएं। तो यहाँ पर वास्तुकार और योजनाकार हैं ये एबेनेजर हावर्ड। इन्होंने गार्डन सिटी यानी बगीचों के शहर की अवधारणा प्रस्तुत की है, और इनकी अवधारणा के आधार पर ही जो है यहाँ पर रेमंड अनविन और बैरी पार्कर ने क्या किया है, न्यू अर्जविक नाम से गार्डन सिटी डिजाइन की है, जहाँ पर क्या है पर्याप्त हरियाली है, खुली हवा में लोग सांस ले सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर भी है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस तरह की जो अपार्टमेंट या सोसाइटी बनाई गई हैं ये इतनी महंगी सोसाइटी हैं कि इन्हें केवल अमीर व्यक्ति यानी खाते पीते लोग ही इन्हें खरीद सकते थे, गरीब लोगों की बस से बाहर थी ये। जैसे आपके सामने इसका जो न्यू अर्जविक है इसका एक चित्र दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे पूरा गार्डन वगैरह है, प्रॉपर वे में देख रहे होंगे, पूरी चौड़ी चौड़ी यहाँ पे गलियाँ टाइप बनाई गई हैं। तो ये लोग गरीब लोगों के लिए नहीं है ये, कि ये केवल अमीर लोग ही इन्हें खरीद सकते थे। तो इस तरह के प्रयास किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका बताया गया है कि जो विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में भारी मात्रा में क्षति हुई है, ब्रिटेन में भारी मात्रा में जो है तोड़फोड़ आगजनी वगैरह हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट ने मोर्चा संभाला है और गवर्नमेंट ने तमाम मजदूरों के लिए, तमाम गरीब लोगों के लिए सरकारी आवास बनाए हैं। सरकारी खर्चे से आवास 10 लाख से ज़्यादा मकान बनाए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्व युद्ध के दौरान जो है मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले ली है, और स्थानीय शासन के लिए यहाँ पर स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख से ज़्यादा मकान यहाँ पर बनाए गए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि भाई लंदन की सफाई किस तरह से की गई, लंदन को कैसे व्यवस्थित किया गया है। यानी मेन चीज़ क्या है, लंदन की जो व्यवस्था बिगड़ गई थी ग्रामीण लोगों के अचानक से यहाँ पे बढ़ जाने की वजह से, उसे कैसे नियंत्रित किया गया है। अब अगली सब हेडिंग आपकी शहर में ही है, आपकी अगली हेडिंग कि भाई शहर में आवागमन। अब देखिए आप लोग ये तो देख चुके हैं, जो शहर कभी किसी समय 6.5 लाख आबादी वाला हुआ करता था, आज उस शहर की आबादी जो है यहाँ पर 50 लाख के करीब पहुँच चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, शहर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर नगरों का, बस्तियों का आकार भी बढ़ रहा है। आवागमन में भी, यानी अभी मान लीजिए एक नगर केवल इसी क्षेत्र तक सीमित था, अब नगरों का यहाँ पर विस्तार भी हो रहा है। यानी अब एक नगर केवल यहाँ तक सीमित ना रहकर और फैलता जा रहा है। जब नगर फैलते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को अपने काम धंधों तक जाने के लिए, अपनी फैक्ट्री तक जाने के लिए, रोजगार स्थलों तक जाने के लिए साधनों की जरूरत तो पड़ेगी। आवागमन के साधन यानी जो आपके परिवहन के साधन हैं उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये बात तो आप जानते हैं, उस समय हर व्यक्ति जो है कार वगैरह का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी आ जाती है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट कैसे सरकारी परिवहन के साधनों का उपलब्ध करवाएगा ताकि जो जनता है वो आसानी से अपने जो है कार्यस्थल तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, और देखिए ये एक्सपेरिमेंट आज लगभग पूरी दुनिया में, इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम ये है कि आज आप दुनिया भर में जो आपके देख रहे होंगे भूमिगत रेल, वो आप दुनिया भर में यहीं से निकला हुआ एक्सपेरिमेंट, और दुनिया भर में आज हर जगह आपको भूमिगत रेल देखने को मिल जाएगी। भूमिगत रेल चलाने का यहाँ पर उद्देश्य यही था कि ज़मीन के नीचे नीचे रेल चलेगी, इसके ऊपर की ज़मीन को हम बाद में उपयोग में ले लेंगे, यानी उसको ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ हम बना देंगे, आवास बना देंगे या जो कुछ है उसे उपयोग में ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हो जाएगा, ज़मीन का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, इन दोनों काम निपट जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट किया गया भूमिगत रेलवे वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे दुनिया की सबसे पहली जो भूमिगत रेल है उसके पहले खंड का उद्घाटन यहाँ पर 10 जनवरी 1863 को किया गया है। और ये जो भूमिगत रेल है दुनिया की पहली, ये लाइन जो है लंदन के पेडिंगटन से लेकर फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित है ये लाइन, ठीक है। पहले दिन की स्थिति यहाँ पर ये रही है कि पहले दिन यहाँ पर 10,000 यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की है। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर यात्रा की है यात्रियों ने। 1880 के दशक तक आते आते स्थिति यहाँ पर ये बनी है कि यहाँ पर सालाना लगभग 4 करोड़ लोग जो है इस रेल में यात्रा करने लगे थे। यानी 1880 तक आते आते जो भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, और परिणाम ये हुआ है लगभग सालाना स्तर पर 4 करोड़ लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने शिकायतें भी की हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्योंकि रेल जो थी उस समय कोयले से चलती थी, कोयले से चलने की वजह से एक धुआं घुटन, ऊपर से यहाँ पर डिब्बे में जो है सल्फर, कोयले की धूल, ऊपर से गैस लैंप से निकलती हुई गंध, और ऊपर से एकदम ठसाठस भरा हुआ डिब्बा, यानी चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग होते थे तो ऐसे में वहाँ पर श्वासारोधन हुआ करता था। यानी एकदम ये लगता था कि सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहा है और ट्रेन जो अंडरग्राउंड होकर निकल रही है, तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति की जो है अधमरा हो जाता था उस ट्रेन में बैठे बैठे ही। तो ऐसे करके स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा बताया लोगों ने, और लोगों ने ऐसे जो है लौह दैत्यों की संज्ञा दी। इन तमाम तरह के लोगों ने तमाम बातें इनके बारे में कही हैं। लेकिन हाँ, जो अंडरग्राउंड रेल का विकास किया गया है, उस अंडरग्राउंड रेल को बनाने के लिए, यानी उस अंडरग्राउंड रेल को चलाने के लिए, उस रेल को बनाने के लिए या फिर उसका निर्माण करने के लिए यहाँ पर बताया गया है 2 मील लंबी अगर रेलवे लाइन भी बिछानी होती थी तो उसके लिए लगभग 900 घर गिराने पड़ते थे। क्योंकि घर जो है पहले गिराए जाएंगे तभी तो लाइन वो साफ होगी, और हमने लाइन बना ली वहाँ पर, उसको ऊपर बाद में पाट देंगे, फिर घर बाद में बन जाएंगे। तो बताया गया है किस तरह से यहाँ पे अव्यवस्था क्रिएट हुई, वो उस अव्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत में रेल लाइन बिछाने में कितनी बाधा आई है, कितने घरों को हटाना पड़ा है, विस्थापित करना पड़ा है, तोड़ना पड़ा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो विकास हुआ है तो किस तरह से हुआ है। और आपके सामने यहाँ पर एक इमेज और दी है। यहाँ पर लंदन की सड़कों पर आप गाय वगैरह देख पा रहे हैं कि लंदन में जो है उस समय सड़कों पर जो जाम लग जाता था वो गाय वगैरह की वजह से भी यहाँ पर जाम लग जाता था। यानी यहाँ पर तमाम जो गाय हैं सड़कों पर घूमती रहती थी, उनकी वजह से भी यहाँ पर अक्सर जाम लग जाया करता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो आपने ये पढ़ लिया। अगली आपकी जो हेडिंग है वो है शहर में सामाजिक बदलाव, कि भाई शहर में किस तरह के सामाजिक बदलाव आए हैं। अब शहर की विशेषताएं तो आपने देख ली, अब शहर में सामाजिक बदलाव कौन कौन से आए हैं। देखिए हमारे समाज का जैसे ही चरित्र बदला है, जैसे ही हमारा समाज जो है आपके कह सकते हैं जो आपका राजशाही से निकलकर अब औद्योगिक समाज जैसे ही बन गया है, तो समाज की ज़रूरतें हैं, समाज का स्वरूप है वो भी बदल गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहले पॉइंट में कि औद्योगिक शहर में जो है जीवन के रूप रंग ने परिवार की उपादेयता यानी यूटिलिटी को और स्वरूप को पूरी तरह से बदल डाला है। यहाँ पर अब देखेंगे हम जो मजदूर वर्ग हैं आपके,
उनमें विवाह संबंध विच्छेद होने लगे हैं। विच्छेद होने का कारण क्या था? क्योंकि मजदूरों के जो टाइम का यानी काम करने का जो घंटे होते थे वो वहाँ पर जो है रेगुलेट नहीं होते थे, रेगुलर नहीं होते थे कि कितने घंटे काम करना है। कभी 14 घंटे काम हो रहा है, कभी 15 घंटे काम हो रहा है, मजदूर टाइम से घर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो इस वजह से तमाम लोगों के जो विवाह संबंध थे वो टूटने लगे थे। वहीं दूसरी ओर जो धनाढ़ लोगों की पत्नियां थीं यानी उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की औरतें थीं, वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने लगीं, क्योंकि वहाँ पर उनके जो हस्बैंड वगैरह होते थे लंबे समय तक फैक्ट्रियों में रहते थे, तो इस वजह से अकेलापन फील करने लगीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सामाजिक संबंधों में बदलाव कैसे आया है, तो आप यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना कि मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने की कगार पर पहुँच गई। और वहीं यहाँ पर सब पॉइंट अगला पॉइंट कि ब्रिटेन के उच्च एवं मध्य वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगीं। लेकिन बताया गया कि नौकरानी वगैरह आने से उनकी जिंदगी आसान हो गई, लेकिन फिर भी अकेलापन तो बना रहा। यहाँ पर खास करके आप देखेंगे ब्रिटेन का समाज वैसे बड़ा आधुनिक समाज माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि महिलाओं को स्वतंत्रता ज़्यादा नहीं थी। केवल वही महिलाएं अपने डिसीजन खुद ले सकती थीं जो कोई रोजगार में संलग्न थी, यानी किसी काम को धंधे को कर रही थी, वही अपना जीवन खुद नियंत्रित कर पा रही थी। बाद बाकी महिलाओं का जीवन उनके घर वाले, उनके पति या उनके पिता वगैरह नियंत्रित करते थे। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि वेतन के लिए काम करने वाली औरतों का अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण था। आपने लिख लिया होगा। अब अगली सब हेडिंग इसी में ही है, शहर में सामाजिक बदलाव में ही। शहर में मर्द, औरत और परिवार, यानी शहर में मर्द पर क्या प्रभाव पड़ा, औरत पर क्या प्रभाव पड़ा और परिवार में किस तरह से परिवर्तन आया। देखिए यहाँ पर अगर हम शहर की बात करें तो शहर में यहाँ पर सबसे पहली जो शहर है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था। व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है कि समाज में यहाँ पर किसी समुदाय का नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। अधिकारों और स्वतंत्र कार्रवाई की उसकी हिमायत की जाती है। इसे हम व्यक्तिवाद की संज्ञा देते हैं या व्यक्तिवाद का नाम देते हैं। व्यक्तिवाद करके आप सब पॉइंट में इसी में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई शुरुआत में तो बताया गया कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक समान दूरी यानी एक जो परिधि बनी हुई थी और उस परिधि में महिलाएं और पुरुष एक समान नहीं थे। यहाँ पर जब औरतों के रोजगार खत्म हो गए, खास करके औरतें जो है शुरुआत में फैक्ट्रियों में कार्य कर रही थी और फैक्ट्रियों में नई तकनीक आने की वजह से उनके रोजगार जब छिन गए हैं तो औरतें क्या हुआ है, घर में आ गई हैं, यानी कि एक कहीं ना कहीं सार्वजनिक संस्थानों से अपने घर में लौट आई हैं। घर में लौटने की वजह से केवल घरेलू दायरे के अंदर ही अंदर औरतें कैद होकर रह गई हैं। तो ऐसे में पुरुष समाज जो पुरुष प्रधान समाज है उसने भी यही चाहा है कि औरतें घर के दायरे के अंदर ही अंदर रहें। हम ये देखेंगे यहाँ पर कुछ आंदोलन भी चले हैं उस दौरान, जैसे 19वीं सदी में यहाँ पर एक चार्टिज्म आंदोलन चला है, सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार का अधिकार चला है। उसमें भी औरतों के मत की बात नहीं की गई, केवल पुरुषों के मत की बात की गई, केवल पुरुषों के मताधिकार की बात की गई है। 10 घंटे का आंदोलन चला है, यानी 10 घंटे काम करने का आंदोलन चला है। उसमें भी पुरुष जो बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं, महिलाओं का कोई स्थान वहाँ पर नहीं रहा है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे। औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने पर लगा लेना पर सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति के बारे में, सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ सार्वजनिक स्थान मत लगाना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ पर इस तरह से आप लिख लेना, औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने पर सार्वजनिक परिधि केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई और घरेलू दायरे को ही औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा। ये सेकंड पॉइंट पूरा ये है कि औरतों के जैसे औद्योगिक रोजगार खत्म होने पर यहाँ पर क्या हुआ है, जो सार्वजनिक जीवन वाली परिधि है वो केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई है और घरेलू दायरे को ही यहाँ पर औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा है। अब यहाँ पर एक सेकंड का सब पॉइंट है, जैसे 19वीं सदी का आंदोलन बताया गया है। तो 19वीं सदी के ज़्यादातर आंदोलन जो जैसे एक चार्टिज्म आंदोलन है, यहाँ पर सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन है। ये 10 घंटे का आंदोलन है। तो इसमें पुरुष जो है बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं। यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा, यहाँ पर महिलाओं की संख्या नहीं है, केवल पुरुषों की संख्या है। अब ऐसा नहीं है महिलाओं में चेतना नहीं आई है, महिलाओं में भी चेतना आई है, लेकिन महिलाओं में चेतना बहुत बाद में आई है। यहाँ पर अगला सब पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर सेकंड का अगला सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है सेकंड का। यहाँ पर 19वीं सदी में यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर अगला सब पॉइंट 19वीं सदी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे औरतों के मताधिकार
आंदोलन या विवाहित औरतों के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं काफ़ी समय बाद यानी 1870 के दशक से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो पाई हैं। यानी कि औरतें बहुत बाद में निकल कर आई हैं, पुरुष यहाँ पर पहले ही अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं समाज में कितना गैप क्रिएट हो गया है। लेकिन 20वीं सदी में आकर औरतें फिर से समाज की मुख्य धारा में आ गई हैं और समाज में एकदम कंधे से कंधा मिलाकर फिर से चलने लगी हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, 20वीं शताब्दी में युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर रखा जाने लगा था और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पे परिवार काफ़ी छोटे हो गए थे, परिवार काफ़ी छोटा हो गया था। अगली हेडिंग आपकी जो है वो मनोरंजन और उपभोग है कि भाई ब्रिटेनवासी मनोरंजन कैसे करते थे, उपभोग कैसे करते थे, चीज़ें कैसे खरीदते थे अपने यूज के लिए। तो उन सब के बारे में लिखेंगे, मनोरंजन और उपभोग के बारे में। देखिए यहाँ पर शुरुआत से परंपरा जो रही है, जो अमीर ब्रिटेनवासी वगैरह होते थे वो तो बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। लंदन सीजन का मतलब जानते होंगे, अपने लिए खेल कूद का इंतजाम करना, पार्टी करना, उनकी लंदन सीजन के नाम से प्रचलित परंपरा थी एक, ठीक है। वो तो वो लोग करते ही करते थे। यहाँ पर लंदन सीजन में ही यहाँ पर संभ्रांत परिवार थे, यानी उच्च कुल के परिवार थे या फिर धनाढ्य परिवार थे। तो संभ्रांत परिवारों के लिए, संभ्रांत का मतलब होता है धनी व्यक्ति, ठीक है, धनी, या फिर ये मान सकते हैं कोई राजशाही से बिलोंग करने वाला, राजशाही में वर्क करने वाला व्यक्ति, उसे संभ्रांत व्यक्ति बोलते हैं। तो संभ्रांत परिवारों के जो समूह थे वो अपने लिए ओपेरा यानी कि जो संगीत का जो माध्यम है, रंगमंच है, शास्त्रीय संगीत वगैरह है, ये कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किया करते थे। वहीं आपके जो मेहनत कश यानी मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते थे वो अपने खाली समय पब में या शराब घरों में बिताते थे, ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी ओर फिर समय बीतता गया है तो क्या हुआ है, 19वीं सदी में कुछ लोगों ने क्या किया, इतिहास का परिचय करवाने के लिए, इतिहास का बोध देने के लिए, ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित करवाने के लिए इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाएं यानी आर्ट गैलरी वगैरह, संग्रहालय वगैरह खोले जाने लगे हैं। तो शुरुआत में तो क्या किया है इन्होंने, शुरुआत में तो इन्होंने फीस वगैरह रख दी है संग्रहालय में जाने की, लेकिन फीस को बाद में समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बाद में जो पर्यटक वगैरह उनकी संख्या बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 8,25,901 तक पहुंची है। तो ये तो बताया गया मध्य वर्ग किस तरह से अपना समय जीवन व्यतीत कर रहा है। अब यहाँ पर जो गरीब निचले वर्ग का तबका है वो क्या करता था, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन निचले वर्ग के जो लोग थे उनमें संगीत जो था, संगीत सभा जो थी काफ़ी लोकप्रिय थी, यानी लोग एक जगह बैठ जाया करते थे और संगीत वगैरह सुना करते थे, संगीत सभा उनमें लोकप्रिय थी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 20वीं सदी तक आते आते जो विभिन्न बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे अमीर गरीब हों या फिर मध्य वर्ग के हों, उनमें सिनेमा जो आपका है, यानी कि जो आपके मूवी वाला मनोरंजन है, वो भी एक यहाँ पर साधन बन गया है। सिनेमा भी एक साधन बन गया मनोरंजन का, ये हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं बाद में उन्हें प्रमोट किया गया है, यानी पहले लोग जो थे समुद्र के किनारे, जैसे आप देख रहे होंगे आज पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, उस तरह से पहले लोग बीच वगैरह पे नहीं जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड चल पड़ा है यहीं से, तो लोग क्या है छुट्टी वाले दिन जो है समुद्र के किनारे जाने लगे ताकि उन्हें खुली धूप मिल सके। इस तरह की लोगों को सलाह दी गई आप खुली धूप में विटामिन डी लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा तमाम लोग सैर सपाटे के लिए अब समुद्र पर भी जाने लगे हैं। तो यहाँ पर एक आंकड़ा बताया गया है कि 1883 में ब्लैकपूल जो समुद्र तट है वहाँ पर सैर सपाटे के लिए आने वाले जो सैलानियों की संख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा थी। वो कितनी थी, 10 लाख से ज़्यादा थी, जो कि 1939 तक 70 लाख से ऊपर निकल गई थी, यानी जा चुकी थी। तो ऐसे करके आज आपका यहाँ पर पार्ट 1 कवर हो जाता है। पार्ट ए आज आपने यहाँ पर पार्ट 1 कवर कर लिया है चैप्टर का। आप बने रहिए, कल बहुत जल्द आपको इसका जो पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो देखिए आप लोगों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मेरा मानना यही है। पहली बात आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, और दूसरी बात यह है आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा लिखने में असमर्थ था कुछ दिन से, तो इसलिए मैंने अपने नोट्स नहीं बना पाया, तो इस वजह से आपका वीडियो रुका हुआ था। लेकिन आपका ये वीडियो जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पूरी किताब समाप्त हो जाएगी ये वाली। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, बने रहें चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपके कोई क्वेरीज, कमेंट या डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता दें ताकि आपको उनका समाधान मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।